हेलो बच्चों, आप सभी पिछले वीडियो में देखे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़े थे हम लोग। ठीक है, अब जो हम लोग दूसरा टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना। हिंदी में वर्धमान ह्रासमान फलन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 1, और एक दूसरा फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो अगर इसका हम ग्राफ से अगर बनाते हैं तो देखिए x का वैल्यू जो भी लीजिएगा, अगर 0 लेते हैं हम लोग, है ना, तो y कितना होता है 1 होता है। x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना होता है 3 होता है। x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y कितना होता है, y क्या होता है बोलिए। तो y कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5। अगर हम 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 लेने के बाद 3 2 जा 6 और 7। और अगर इसका हम लोग बनाते हैं x y, है ना, आप 0 लीजिए। ठीक है, आप 0 ले लीजिए। 0 जैसे लेते हैं तो ये वैल्यू 1 होता है। आप 1 लेते हैं तो अगर वैल्यू 1 लेते हैं तो ये -1 होता है। अगर आप 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 -3 होता है। फिर आप अगर 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6 -5 हो जाता है। तो ये देखिए कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है ना, आप x को क्या कर रहे हैं, x अगर जो है इसमें से बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो आप क्लियर देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 ले रहे हैं। 0 क्या है, ये देखिए हमेशा 0 जो है 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। तो जब भी इसका वैल्यू आ रहा है वो ग्रेटर होते जा रहा है x का y का वैल्यू, तो दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका अगर हम ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, है ना। तो देखिए अगर आप 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे है ना 1 है। अगर ये कोऑर्डिनेट अगर इसको लेते हैं तो ये हो गया 0 1, यानी ये वैल्यू 1 हो गया। और ये अब देखिए फिर लेते हैं, आप 1 लेते हैं, मान लीजिए x यहाँ पर 1 है तो y कितना होगा 3 हो जाएगा। मान लीजिए 3 रख लीजिए यहाँ पे, ये 3 हो गया तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1 3। इस तरह अगर हम लोग लेते जाते हैं तो ये बढ़ते जाता है। देखिए ये x का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। कोई भी वैल्यू लीजिए तो वो क्या लेता है, जो भी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग तो ये बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब फिर एक इसको समझना है। इसमें आप लेते हैं तो x का मान जैसे आप, फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए x का मान अगर 0 लिए तो 0 यहाँ पे होता है x कोऑर्डिनेट में, है ना। y, ये भी देखिए y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है। इधर x नेगेटिव होगा और इधर y भी नेगेटिव होगा। तो जैसे जैसे आप x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, देखिए 0 ले रहे हैं तो 0 ले रहे हैं तो ये मेरा 1, सपोज दैट यहाँ पे 1 है ना, 0 लिए। उसके बाद आप 2 ले रहे हैं तो 2 ले रहे हैं तो सॉरी 1 ले रहे हैं तो 1, x का वैल्यू 0 लिए तो ये 1 हो गया, और 1 लेंगे तो क्या हो रहा है -1, तो -1 ये इस तरह जाते रहे, -1 सपोज दैट यहाँ पे है ना। तो ये मेरा इस तरह बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या, ये लाइन क्या हो गया, ये जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं फिर -3 नीचे होता है y में। ये आप देख रहे हैं इधर क्या होता है -1 -2 -3, इस तरह बढ़ते जाता है। तो आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू इधर जो है बढ़ा रहे हैं। x जब बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर नीचे की ओर आ रहा है ना, घट रहा है x का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया और डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इसको एक बार और समझने के लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साथ साथ होता है एक ही फंक्शन में। ठीक है, चलिए इसको समझ गए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसको कहते हैं। अब आइए देखिए एक फंक्शन हम लोग लेते हैं y इक्वल टू x²। तो ये पाराबोला का इक्वेशन है, हम लोग 11th में पढ़े भी हैं। इसका अगर जनरली आप इस तरह निकालिएगा
ग्राफ बनाने के लिए। ऐसे तो पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है हर कोई जानता है ना। जब x का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं, x का वैल्यू 0 से बड़ा लीजिए, है ना, या 0 और 0 के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y भी 1 होगा, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह ये चलता रहेगा, बढ़ते रहेगा। अगर 4 फिर डालते हैं, 4 डालते तो ये 16 हो जाता है, सो ऑन इन्फिनाइट तक जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू ये लेते हैं 0 से छोटा, इसी को समझना है मेन चीज़। x y, जब x का वैल्यू 0 लेते तो 0 होता है ना। x का वैल्यू अब अगर क्या कीजिए -1 लेते हैं, ठीक है, -1 से बेटर होगा, इसको ऐसा लेते हैं 4 तक लिए तो -4 से शुरू करते हैं। -4 मीन्स क्या हो गया 4, -3 मीन्स क्या हो गया 9, है ना। उसके बाद बोलिए -2 क्या हो गया, -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 16 होगा, ये हो गया मेरा 4। -1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1, उसके बाद 0 लेते हैं तो 0। तो आप देख रहे हैं कि x का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ देखिए बढ़ रहा है, ये हमेशा देखिए -4 से -3 बड़ा होता है, -2 इससे बड़ा होता है, -1 और इससे 0 बड़ा होता है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, y जो है वो घट रहा है। चलिए इसका ग्राफ हम लोग लेते हैं। ग्राफ में समझिए, इसका जो ग्राफ बनता है इस ढंग से बनता है ना, पैराबोला y = x², है ना। तो अगर यहाँ 0 लिए, अगर आप देखिए 1 लेते हैं तो ये 1 पे हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 लेते हैं, अगर 2 ले लेते हैं यहाँ पे तो ये मेरा 4 हो गया, y जो है कितना हो गया 4 हो गया। अगर 3 लेते हैं तो ये इस तरह बढ़ते जाता है, देखिए बढ़ रहा है ना, ये हमेशा बढ़ते जाएगा। बट ये x को बढ़ा रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, x का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू -4 लेते हैं, -4, देखिए x का वैल्यू -4 है ना। उसके बाद -3 है, -2 है और -1 है और ये 0। तो जैसे जैसे देखिए ये वैल्यू क्या हो रहा है, आप -4 में ये आया, -4 में ये आया, फिर देखिए -3 में आया, है ना, फिर -2 में यहाँ पे, फिर -1 में यहाँ पे 0। तो ये जो मेरा है देखिए ये y घट रहा है और x को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना है कि जैसे जैसे अगर मेरा x बढ़ता है तो y भी बढ़ रहा है, तो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और x अगर हम बढ़ा रहे हैं और y अगर घट रहा है तो f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। तो आप समझ गए कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं। क्लियर है, तो एकदम क्लियर है, फिगर से भी दिख रहा है। लेकिन अगर कभी कभी ये पूछा जाए कि यहाँ पर देखिए एक जो फंक्शन है उस फंक्शन में ये रेंज में क्या हो रहा है, जब इसका वैल्यू जब x से छोटा लेते हैं, x का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो मेरा जो है y क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस पे क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। यहाँ पे क्या होता है ये बच्चों देखिए, तो ये डिक्रीजिंग हो गया, और जैसे जैसे x का मान बढ़ाते हैं तो इस पोजीशन में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो ये अगर कहता है कि नहीं, एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि अगर ये इस पोजीशन पे इंक्रीजिंग है और सॉरी डिक्रीजिंग है और इससे इंक्रीजिंग है, तो कहता है कि जब पूरे इंटरवल x बिलोंग्स r पे ये क्या होगा, तो x बिलोंग्स पे r पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना फिर डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ घट रहा है और यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट। अब देखिए इसका जब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ गए तो समझने के बाद अब हम लोग लिखते हैं इसका डिफिनेशन, है ना। डिफिनेशन
हम लोग देख लिए कि किस फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे और किस फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे। उसी का हमने डिफिनेशन लिखा कि लेट एफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन इज इन एन इंटरवल डी। डी क्या है? कोई सबसेट है, रियल नंबर का एक सबसेट है। देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल D1। और D1 क्या है? डी का सबसेट है। जैसे मान लीजिए जाए कि आप समझिए कि अगर ये कोई फंक्शन है ना, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस है, तो एक फंक्शन है जिसका जो है कर्व इस तरह है ना। तो आप देखिए कि यहाँ से मान लेते हैं कुछ भी बढ़ाते हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ते जाता है ना, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये देखते हैं कि अगर x1 x2 से बड़ा है, यानी x का वैल्यू अगर बढ़ाते जा रहे हैं है ना, तो इसका जो फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन भी जो है बढ़ रहा है, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है, ये देखिए यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर कोई वैल्यू बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर ये बढ़ा, तो ये जो फंक्शन है, इस तरह का जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? अब ये कहता है फिर यहाँ पर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल, यही चीज़ फिर आता है। समझिए इसको, ये देखिए एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यू है ना। तो इसलिए कहता है कि जब x का मान बढ़ाते हैं तो एफ एक्स माने y भी बढ़ जाता है। तो ये मेरा जो है इस फिगर से ये पता चलता है कि ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में हम लोग समझ गए। आपको ग्राफ से भी समझा रहे हैं, ये पोर्शन पे कांस्टेंट, इसलिए ये कहता है कि x1 x2 का मान तो बढ़ रहा है, x1 का मान बढ़ा रहे हैं, बट ये कांस्टेंट वैल्यू y बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे इंक्रीजिंग। बट ये अगर कंटिन्यूअस हो, एक ही बढ़ता ही जाए, है ना, ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए दूसरा जो है हम लोग लिखते हैं, इसी में चेंज कर देते हैं, डिक्रीजिंग के बारे में जानते हैं। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसी को समझते हैं हम लोग। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल, सब वही रहेगा। तो बट इसमें क्या है, x1 का मान x2 से बड़ा है, लेकिन y का मान क्या होता है? छोटा हो जाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में आपको कोई भी फंक्शन लेके समझाया था। जस्ट इसका भी है कि अगर हम लोग x1 से ये बढ़ा लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? जस्ट इसका x2 बड़ा इक्वल टू हो जाता है। इसमें क्या है, यानी कि अगर x1 का मान x2 से बड़ा ले रहे हैं तो y एफ एक्स का मान अगर जो है माने x2 से छोटा हो जाता है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ बड़ा ले और ये क्या हो, एफ एक्स 2 से छोटा हो गया। जस्ट उसमें उल्टा है। स्ट्रिक्टली अगर हम लोग डिक्रीजिंग कहेंगे, यहाँ पे डिक्रीजिंग इंटरवल वही है, तो इसको ले रहे हैं तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये ले रहे हैं तो ये मेरा क्या हो रहा है, हाँ ये तो ऐसा रखते हैं। अगर हम लोग ये ग्रेटर देन ले रहे हैं तो ये जस्ट उल्टा हो रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। चलिए इसका एक फिगर बनाते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि डिक्रीजिंग कौन सा है, कैसे बनता पता चलेगा, और इंक्रीजिंग कैसे पता चलेगा। चलिए एक लेते हैं, देखिए समझ रहे हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलिए ये देखिए, यहाँ से यहाँ आया, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पर आया। यहाँ पे देखिए ये जो है कांस्टेंट है, एक्स का मान कुछ भी डालते हैं वाई घट भी नहीं रहा है, कुछ देर चलने के बाद फिर घटना शुरू करता है, दैट इज डिक्रीजिंग। क्लियर है? अब देखिए फिर हम लोग इसको समझेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए कोई ऐसा कर्व है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये एक्स डैश, ये वाई डैश। देखिए एक्स का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, है ना, एक्स इधर बढ़ रहा है तो वाई क्या कर रहा है, घट रहा है। देख लीजिए आप, है ना, एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई घट रहा है। तो दो कंडीशन है, अगर एक्स बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाई
घट रहा है, अगर x y x2 को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ घट रहा है, जस्ट उल्टा हो जाता है ना। तो उस तरह का जो फंक्शन होता है वो कहलाता है स्ट्रिक्टली ये ग्राफ आपको क्लियर कर लेता है, यानी कि कंटिन्यू रहता है ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और एक टाइम पे ऐसा था x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं बट y का वैल्यू कांस्टेंट हो रहा है ना, fx का वैल्यू कांस्टेंट हो रहा है, y कह रहे हैं बार बार, कंफ्यूज ना होइए, fx है ना, तो दैट इज fx ही है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर लिए तो 2 के लिए 2 फंक्शन बना है ना। तो इस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस जब हो जाता है तो दैट इज डिक्रीजिंग, और कंटिन्यूअस रहता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग और उसको दिखाते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग कि सो दैट ए फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x + 17 इज strictly increasing on R। देखिए ये कहता है, अब कहता है कि हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है कि ये इंक्रीजिंग है, ये हमको साबित करना है। तो साबित करने के लिए देते हैं हम लोग कि सिंस x1 और x2 कोई 2 नंबर है इसको लिए, और हमने क्या किया कि x2 को x1 से बड़ा रखा। निश्चित है कि x1 के बाद x2 बड़ा लिए, बड़ा लेने के बाद अब देखिए कैसे कैसे जब ये मेरा x1 x2 से बड़ा है तो आपको दिखाना होगा कि f(x2) भी जो है f(x1) से बड़ा है, यानी फंक्शन जो होगा वो इससे बड़ा होगा। तो इसको दिखाने के लिए कैसे क्या करें, है ना। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x2 ग्रेटर देन x1 लेते हैं। क्लियर है। तो x2 ग्रेटर देन x1 ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं कि ये कंडीशन मेरा फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। चलिए लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये x2 हमेशा x1 से बड़ा है। समझिए इसको, अगर मान लिया जाए कि ये 7 है और 7 3 से बड़ा है। क्लियर है। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है बच्चों बोलिए तो 21, और ये हो गया 9, यानी 9 से हमेशा 21 बड़ा है। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा। अब एक बात और आता है कि सर आप तो ऐसा कर दिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर मेरी इच्छा हुई कि नहीं सर हम जो है 17 8 करते हैं, इसमें भी 17 8 कर दिए, तो मेरा कितना हो जाता है, ये 8 होता है, ये 38, और ये कितना होता है 16 26। तो 26 से हमेशा 38 बड़ा है। तो देखिए अगर हम इसमें 3x2 में 17 को 8 करते हैं तो भी ये है 3x1 + 17, ये हमेशा बड़ा रहता है। तो ये जो वैल्यू है ये किसका है, f(x2) का है। और f(x1) हमने क्या स्टार्ट किया था, x2 को x1 से ग्रेटर किया था, तो f(x2) भी f(x1) से बड़ा है, जो कि पहला दूसरा कंडीशन में जो है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। दैट इज स्ट्रिक्टली फंक्शन इज strictly increasing on R। क्लियर है। देख लिए। तो ये पहला जो कंडीशन था, ये जो आपका डेफिनेशन हमने बताया, उस डेफिनेशन से आपने क्या किया कि जो पहला कंडीशन कि x2 को x1 से बड़ा रखे थे, x2 बड़ा हो गया। अगर x2 को x1 से छोटा रखेंगे तो ये भी यही होगा। समझ रहे हैं, मतलब तो वही चीज़ है ना। तो समझना है कि अगर छोटा ले रहे हैं तो ये भी छोटा आना चाहिए, बड़ा ले रहे हैं तो ये भी बड़ा आना चाहिए। दैट इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। अब आइए फिर हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। कोई क्वेश्चन ले लिए तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट ए फंक्शन f(x) 5 - 7x, ठीक है, 5 - 7x से ले लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, और कहता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है आपको। जो डिफिनेशन हम लोग लिए उसी आधार पे एक प्रॉब्लम को लेकर दिखा रहे हैं आपको
कि कैसे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कंसेप्ट को समझिए। जस्ट हमने क्या किया, डिक्रीजिंग फंक्शन यही लेते हैं, x1 x2 से दोनों क्या है, आर का कोई एलिमेंट है, कोई रियल नंबर है, और ये कंडीशन लिए। चलिए क्वेश्चन को देखिए, और इधर नंबर में भी आपको कंसेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। ये जस्ट ऐसा ही समझते हैं हम। सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर लिए, और हमने क्या किया कि जैसे ही हम फंक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x2 लिखते हैं तो 7x1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो बोलिए। तो ये कितना हो गया, 7 × 7 3 × 7, तो मेरा हो गया 49 और ये हो गया 21। तो ये निश्चित है कि 21 से 49 ग्रेटर है। कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ भी तो ये ग्रेटर होगा, ठीक है। ये x2 और x1 है क्या, कोई नंबर है, तो नंबर को ले लिए, क्लियर है। अब आप देखिए इसमें क्या कहता है, दोनों साइड माइनस ले लीजिए, ठीक है, और -7x1। अब ये बताइए कि जैसे ही माइनस लगाते हैं तो ये बताना है कि कौन बड़ा है इसमें, 49 ग्रेटर है या फिर 21 ग्रेटर है। तो कहता है नहीं सर, जैसे माइनस लगाए हैं तो ये कहता है कि ना हम बड़ा होंगे, है ना। तो जैसे भी नेगेटिव नंबर, जितना बड़ा नंबर के आगे नेगेटिव लगता है वो छोटा नंबर से हमेशा ये छोटा हो जाता है। तो ये जो मेरा ग्रेटर था वो लेस हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर है। अब आइए, अब इसमें क्या करते हैं कि हम 5 को ऐड कर देते हैं। कंसेप्ट क्लियर। अगर इसमें 49 + 5 करते हैं, -21 + 5 करते हैं, तो ये मेरा कितना होता है, 5 कटा तो 44 हो जाता है, और ये कितना होता है, 5 हटाने के बाद 16 हो जाता है। तो निश्चित है कि हमेशा ये 16 ही बड़ा है, अभी भी बड़ा है, और यही तो है सर fx2 और fx1। गुड, क्लियर है बच्चों। देखिए हमने क्या किया, आपको इस पे समझना है। नंबर है ये, x1 और x2 नंबर है। नंबर में हमने क्या किया, 7 लिया x2 के प्लेस पे और 3 लिया x1 के प्लेस पे, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो 7 7 क्या होता है, 49 हो गया, और ये 21 हो गया। अगर माइनस साइन लेते हैं तो निश्चित देखिए पलट जाता है, जस्ट पलट गया। अब 21 बड़ा हो गया, -21 -29 से बड़ा है। ये बेसिक कंसेप्ट आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 ऐड किए तो यही हो गया। तो हमने स्टार्ट क्या किया था, x2 को बढ़ा लिया x1 से, फंक्शन क्या हो गया, x1 बड़ा हो गया फंक्शन x2 से। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन R। अब एक बात उठता है सर कि जब आप ग्राफ से या इस रूल से फॉलो कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ऐसा रहता तो कोई बात नहीं है, तब तो ये तो किसी भी अलजेब्रा में डाल देता कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। बट ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डाला, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डाला तो इसका मतलब डेरिवेटिव पे गेम है। तो वो गेम क्या है ये हमको समझना है, ठीक है, कि कब। तो ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव में इसका भी यूज़ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो हमने देखा कि कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, जब जब हम x का मान बढ़ा रहे हैं और y भी बढ़ रहा है तो कहेंगे क्या, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है सर। और जब जब x बढ़ा रहे हैं और y नीचे घट रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। और उसको एक एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल लेके इंक्रीजिंग भी दिखा दिए, डिक्रीजिंग भी दिखा दिए। चलिए अब हम लोग डेरिवेटिव के केस पे डालते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखो इसको समझने के लिए ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका क्या यूज़ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, इसको समझने के लिए कोई फंक्शन है f(x) इज कंटिन्यूअस इन a b एंड डेरिवेटिव ओपन इंटरवल a b। तो ये सवाल उठता है कि सर आप इसमें जो कंटिन्यूअस होगा, और ये देखिए कहीं पर भी क्लोज इंटरवल अगर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। बट इस पोजीशन पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता है, dy/dx डिफाइंड नहीं होता, इसलिए इसको ओपन इंटरवल लेते हैं। अब कहता है कि f(x) इज पॉजिटिव देन x इज इंक्रीजिंग, है ना।
या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो 4x AB है ना, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा और इंक्रीजिंग कब होगा ये तो हम लोग जान चुके, इसी चीज़ को दिखाया है थ्योरम के जरिए। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, एक प्रूव कर लेते हैं, सेकेंड थर्ड आप कर लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ, लेट सॉरी x1 और x2 बिलोंग्स AB, क्लियर है। तो हम अगर लेते हैं यहाँ पे कि x2 x1 से बड़ा है तो हमको दिखाना होगा कि fx2 भी fx1 से क्या है, बड़ा है। तो ये हम नेचर देख चुके हैं हम लोग पहले। चलिए इसको लेते हैं, पिछले चैप्टर हम लोग 5 चैप्टर में पढ़े हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम देखिएगा बच्चों, ये हम लोग लिखते हैं f(x2 - f(x1) बाय x2 - x1 इक्वल टू f डैश x। कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए हम इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो हम लेते हैं ये f(x2 - f(x1) इक्वल टू f डैश x, और इधर हो गया x2 - x1। तो ये देखिए कहता है कि f डैश x है ना, f डैश x क्या है, 0 से बड़ा हो तब, है ना। तो ये मेरा पॉजिटिव है ना, f डैश x क्या है, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, और x2 x1 से बड़ा है तो जो भी घटाने के बाद कोई भी नंबर लेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो मेरा वैल्यू है क्या होगा, ये क्या हो गया, 0 से बड़ा। तो देखिए f(x2) माइनस ग्रेटर देन f(x1), क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। इसको प्रूव कर दिए कि x1 और x2 AB पे बिलोंग कर रहा है। अगर x2 x1 से बड़ा है तो हमने दिखाया कि इसका फंक्शन भी f(x2) ग्रेटर देन f(x1). कैसे, एक मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर 5 का, f(x2 - f(x1) बाय x2 - x1 इक्वल टू f डैश x। इसको क्या किए, यहाँ क्रॉस कर दिए। क्रॉस करने के बाद हमने देखा कि ये दिया हुआ पहला कंडीशन, एक नंबर इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 भी हो जाता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों को मिला के हम एक ही में कर रहे हैं कि अगर ये 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है एफ डैश एक्स का मान, तो ये तो 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव नंबर हो गया। और x2 x1 से बड़ा है तो इसको सॉल्व करने के बाद भी पॉजिटिव 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 मिलके पॉजिटिव नंबर दैट इज 0 से बड़ा, ये मेरा आ गया। अगर हम सेकेंड को दिखाना है कि ये डिक्रीजिंग है तो सेकेंड भी हम लोग को इजी वे में ले सकते हैं। पहला प्रूफ तो ये हो गया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब सेकेंड वाला आइए, सेकेंड वाला ले लेते हैं। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये लिए तो अब इसमें देखिए कहता है कि f(x2) का मान जो है अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए लेते हैं हम लोग, सेम चीज़ है, इसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। सेम दो नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं, सेकेंड वाला ये वाला सॉरी बी का, ये ए हो गया और ये बी हो गया। बी वाला लेट x1 x2 बिलोंग्स ए बी, x2 ग्रेटर देन x1 बाय मीन वैल्यू थ्योरम दिस प्रोसेस। बट ये कहता है कि f डैश x हम नेगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दैट इज वैल्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लियर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपने क्या किया, x2 को x1 से बड़ा रखा, बट यहाँ पे क्या हो गया, f(x1) बड़ा हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब ये थर्ड वाला आते हैं सी में, कहता है f डैश इक्वल टू 0, तो सी भी ले लेते हैं हम लोग इसी चीज़ को समझने के लिए। x1 x2 लेते हैं, अगर ये हम बड़ा लेते हैं, बड़ा ले लीजिए या छोटा ले लीजिए, जो भी ले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं। f डैश x का मान 0 है, अगर ये कहते हैं कि बड़ा हो या छोटा हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जब f डैश x का मान 0 हो जाए, जब इक्वल टू 0 हो जाए तो ये मेरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा,
इक्वल टू हो जाएगा, और ये कहेंगे एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको समझना है, तो इसको समझने के लिए हम लोग लेते हैं, फिर ये समझ गए कि आप किस कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझ गए डेरिवेटिव का यूज़ करके। अब एक ग्राफ लेके हम लोग समझते हैं। एक ग्राफ है, ये देखिए, ठीक है। तो ये एफ एक्स है, ये मेरा टेंजेंट है ना। तो ये जब भी कोई एंगल बनाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में, तो ये इसको क्या, इसका जो ढाल है हम लोग पढ़े थे रेट मेजर में डी वाई बाई डी एक्स, ढाल से सोच करता, और ये एम है। एम अगर मान लीजिए थीटा एंगल है, तो थीटा हमेशा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज एफ डैश पॉजिटिव। ये क्लियर देख लीजिए, ये कोई भी एंगल बनाएगा तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा हमेशा, एक्यूट एंगल। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड वाला समझना है हम लोग, ये ले लीजिए, ये है एक फंक्शन है, ठीक है, इसका स्लोप मान लीजिए ये लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्लोप जो है, ये अगर टोटल नंबर है तो ये कितना हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, एब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। और इसका जो स्लोप है ये टेंजेंट है, टेंजेंट इक्वल टू एम होता है, एम को जो है डी वाई बाई डी एक्स से दिखाया जाता है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, चूंकि एब्ट्यूस एंगल में कोई भी टेन थीटा का मान क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसको समझिए, ये तो आप इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, और इधर क्या है, डिक्रीजिंग है, और इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप देख लिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स कहने का मतलब एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कहने का मतलब एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, एट एनी पॉइंट। नाउ द एंगल इज एक्यूट एंगल, देन एक्यूट एंगल कोई भी 30 डिग्री 45 डिग्री, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, है ना। और ये इस ग्राफ में अगर देखिए आप, टेंजेंट ये एब्ट्यूस एंगल होगा, एब्ट्यूस एंगल क्या होता है, हमेशा 90 से अबव होता है। तो 90 से अबव में जो क्या होता है, टेन थीटा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। कोई मान लीजिए ये कितना डिग्री बनाएगा, 135 डिग्री, तो इसका वैल्यू -1, तो -1 यानी टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स क्या हो गया, स्लोप, स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज नेगेटिव। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक और लेते हैं, अब हम लोग समझते हैं, पूरा डाउट तो क्लियर हो जाना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, बाकी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस पर डिस्कस होगा। अब देखिए, ये एक ग्राफ है, ये चला मेरा, बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट, ये बढ़ा, है ना। तो इस पोजीशन पे एफ डैश एक्स का मान 0 होगा। कंसेप्ट क्लियर है। तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग। और अगर, है ना, ये जो होगा मेरा हमेशा बढ़ रहा है ना, इस पोजीशन पे अगर लेते हैं हम लोग, तो ये कंटिन्यूअस है, और ये क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कहता है एफ डैश एक्स कांस्टेंट होता है, कब होता है, हम लोग उसमें भी देख लिए। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू नहीं बढ़ता है, हमेशा कांस्टेंट आता है, तो एफ डैश एक्स इस पोजीशन में कांस्टेंट होता है, और इस पोजीशन में पॉजिटिव हो गया, इसमें क्या हो गया, एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बढ़ रहा है, तो उसको भी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वाई भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एफ डैश एक्स हमेशा सिर्फ 0 से बड़ा होता है, इक्वल नहीं है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। डेरिवेटिव पे भी हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिए। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कैसे हम लोग निकाला जाता है। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² + 5x -100
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर पे ये इंक्रीजिंग है। दिखाने के लिए जो थ्योरम था इसके लिए हम लोग लेते हैं एक नंबर, है ना, सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू x3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 100। इसको डिफ्रेंशिएट किए, है ना, चूँकि एफ डैश एक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू x³ का 3x² और 3 इंटू 2x x² का 5 इंटू x का 1 और इधर कांस्टेंट का 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये लेते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 2 ले लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरा होता है x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2। क्लियर है, ये हो गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ये एफ डैश एक्स का मान निकलता है। तो x का कोई भी वैल्यू ले लो, वो हमेशा जो, चूँकि ये स्क्वायर है, चाहे माइनस वाला ले ले, -1 लेते तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये जो वैल्यू है क्लियरली ये 0 से बड़ा है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पहले सबसे पहले वर्क क्या करना है कि इसका एफ डैश एक्स निकालना, और एफ डैश एक्स निकालने के बाद इस आर पे चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव हुआ तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया मेरा कि इंक्रीजिंग हो गया। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम को लेते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम को हम लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, 2 नंबर, कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x³ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा है एफ एक्स का वैल्यू है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो 3x प्लस 3x² माइनस x³। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3x², यहाँ 2x होगा, 3 2 जा 6x हो गया। एफ डैश एक्स क्लियर है, ये हो गया -3 प्लस 6x माइनस 3x²। एफ डैश एक्स इक्वल टू -3 कॉमन ले लेते तो ये होता है कितना 1, ये -2x और ये होता है प्लस x²। ठीक है, -3x² माइनस 2x प्लस 1 और ये -3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी चूँकि ये स्क्वायर है ना, तो कोई भी अगर आंसर x का वैल्यू माइनस भी देते हैं, -3 देते तो -4 स्क्वायर करें तो पॉजिटिव नंबर। बट ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखा जाए कि ये जो पार्ट है जो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, और बट ये जो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी ये दोनों मिलके ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स मान क्या हो गया, 0 से लेस हो गया। देयरफॉर एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें से अब ये तो मेरा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप क्या रहता है कि यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना होता है। ये तो इंटरवल दिया हुआ, बट अब जो है इंटरवल अननोन रहेगा। उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए जब एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि किस तरह जो है उस अननोन इंटरवल को निकाला जाता है, ताकि ये जो है ये अननोन इंटरवल पे ये देखना है कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक तो इंटरवल फाइंड करना होता है, एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है,
ठीक, थैंक यू।